स्टूडेंट्स, आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ब्रोकन बोन्स। ब्रोकन बोन्स को सबसे पहले हमने समझना है, उसके बाद फिर हमने देखना है कि ये जो ब्रोकन बोन्स हैं इसको हम ठीक किस तरह से कर सकते हैं और इसका जो रिपेयर प्रोसेस की डिफरेंट फेजेस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। अब ये जो ब्रोकन बोन है मतलब कि टूटी हुई जो हड्डी होती है उसको हम एक और नाम देते हैं फ्रैक्चर का। कि जब बोन टूट जाती है किसी जगह से, ह्यूमन स्केलेटन की कोई भी बोन जब टूट जाए तो हम कहते हैं कि फ्रैक्चर हो गया। अब ये जो फ्रैक्चर है ये बेसिकली तीन इसकी टाइप्स हैं, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। इनको हम देखेंगे। सबसे पहले सिंपल। सिंपल वो फ्रैक्चर है कि जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बोन ही टूटती है। ऐसा फ्रैक्चर कि जिसके अंदर सिर्फ बोन ही ब्रेक करे उसको हम नाम देते हैं सिंपल फ्रैक्चर का। कंपाउंड फ्रैक्चर वो है कि जिसके अंदर बोन तो ब्रेक करती है, बोन के साथ साथ हमारी जो स्किन है वो भी डैमेज हो जाती है, वो भी टूट जाती है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं कि ये कंपाउंड फ्रैक्चर है। तीसरे नंबर पर आ जाता है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर। ये जो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर है इसके अंदर बोन भी टूटती है, उसके बाद स्किन भी टूट जाती है और उसके साथ साथ ऑर्गन भी डैमेज हो जाता है। सपोज कि हमारी जो रिब है, इसकी कोई, हमारी जो रिब केज है इसकी कोई हड्डी टूटती है तो वो क्या करती है कि ऊपर से हमारी बोन तो ब्रेक हो गई, बोन के ब्रेक होने के साथ साथ क्या है कि जो हमारी जो ऊपर स्किन है वो भी डैमेज हो गई, ब्लड निकलना शुरू हो गया, और साथ क्या होता है कि हमारा जो इंटरनल ऑर्गन है जो कि हमारा हार्ट है, हार्ट भी उसके साथ डैमेज हो जाता है उस बोन की वजह से। तो इस तरह का जो फ्रैक्चर होता है उसको हम कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर कहते हैं कि जिसके अंदर बोन भी डैमेज होती है, स्किन भी, और साथ साथ बॉडी का कोई ना कोई ऑर्गन भी डैमेज हो जाता है, तो उसको हम नाम देते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर का। अब ये जितने भी फ्रैक्चर हैं ये सारे के सारे बेसिकली डिपेंड कर रहे होते हैं एज के ऊपर। अगर कोई इंसान है कि जिसकी एज कम है तो सारी बात है उसकी जो बोन्स होंगी वो स्ट्रांग होगी, इस वजह से उसको फ्रैक्चर इतना इजीली नहीं हो सकेगा। जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर यूथ को देखा जाए तो जो यूथ है मतलब कि जो जवान लोग हैं जिनकी एज 15 से 24 के दरमियान है, 15 to 24 जिनकी एज है, इनकी जो बोन होती है वो काफी स्ट्रांग होती है। लिहाजा इनके फ्रैक्चर होने की वजह क्या हो सकती है? सपोज के कोई एक्सीडेंट हो सकता है या किसी जगह पे गिर जाना, ठीक है, उसकी वजह से फ्रैक्चर हो सकता है, या फिर खेलते हुए स्पोर्ट इंजरीज भी हो सकती है। तो इनकी वजह से इन यूथ की जो बोन है वो टूट सकती है, जिसको हम फ्रैक्चर का नाम दे रहे हैं। उसके बाद आगे रहता है ओल्ड। अब कोई इंसान है कि जिसकी जो एज है वो 60 प्लस हो जाती है, ओल्ड एज हम उसको कहेंगे कि जिसकी एज जो है वो 60 प्लस होगी, और जब किसी की इतनी ज्यादा एज हो जाएगी तो उसकी जो बोन्स होती हैं, जो हड्डियां होती हैं, वो बड़ी वीक हो गई होती हैं और थिन हो गई होती हैं, बारीक और कमजोर हो जाती हैं। तो इस वजह से उनका जो फ्रैक्चर होता है, जो हड्डी का टूटना होता है, वो बड़ी आसानी से हो जाता है। ठीक है, अब हमने ये फ्रैक्चर पढ़ा, उसकी डिफरेंट टाइप्स और किस चीज के ऊपर वो डिपेंड कर रहा है उसको हमने डिस्कस किया। अब हम देखेंगे कि ये जो फ्रैक्चर हुआ है, अब हड्डी टूट गई है, तो अब हमने उसको ठीक किस तरह से करना है, हाउ वी कैन ट्रीट दिस फ्रैक्चर, कि इस फ्रैक्चर को हम किस तरह से ठीक कर सकेंगे, किस तरह से ट्रीट कर सकेंगे। अब ये जो फ्रैक्चर बोन होता है ना, इसको ट्रीट किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। अब ये रिडक्शन प्रोसेस क्या है? रिडक्शन प्रोसेस वो प्रोसेस है कि जिसके अंदर जो ब्रोकन बोन होती है, मतलब जो टूटी हुई हड्डी है, उसके जो एंड्स होते हैं, जो किनारे होते हैं, उनको एक दूसरे के सामने लाया जाता है
और जिस अरेंजमेंट से वो टूटे होते हैं बिल्कुल उसी अरेंजमेंट के साथ उनको मिला दिया जाता है। इसको हम नाम देते हैं रिडक्शन का, कि पुश या पुल करके जो ब्रोकन बोन्स के एंड्स होते हैं उनको अलाइन कर दिया जाता है कि वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर सके। सपोज कि यहां पर मैं आप लोग को कि ये एक बोन है कि जो यहां से टूट गई है। अब इसका जो नेक्स्ट वाला पोर्शन है, अब ये बोन यहां से टूट गई है, लेकिन ये बोन सपोज कि इस जगह पर है, मतलब कि अब इसको अलाइन करना है तो बिल्कुल इसके सामने लाया जाता है दबाकर, पुश और पुल। ठीक है, इन दो मेथड्स के थ्रू हम क्या करते हैं कि इस बोन को अलाइन करके तो बिल्कुल इसके सामने लाकर जब जोड़ देते हैं, इसको हम क्या नाम देते हैं, रिडक्शन का। अब ये जो रिडक्शन है ये दो तरह की होती है, एक को हम नाम देते हैं ओपन रिडक्शन, जबकि दूसरी है क्लोज रिडक्शन। इन केस ऑफ ओपन रिडक्शन, ओपन रिडक्शन के अंदर हम क्या करते हैं कि बोन को जो है वो सर्जिकली काटा जाता है, मतलब कि ऊपर से कट लगाकर बोन्स के जो एंड होते हैं वो सामने एक दूसरे के मिलाए जाते हैं, और उसके बाद पिन्स और वायर्स इनको यूज करते हुए बोन को अलाइन करके मिला दिया जाता है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। मतलब इसके अंदर ओपन रिडक्शन के अंदर हम ऑपरेट करते हैं, ऑपरेशन करके उसको कट लगा के तो ब्रोकन बोन्स के एंड्स को आपस में मिलाया जाता है। इसको हम नाम देते हैं ओपन रिडक्शन का। अब आगे जाती है क्लोज रिडक्शन। क्लोज रिडक्शन वो टाइप है रिडक्शन की कि जिसके अंदर जो फिजिशियन होता है, जो डॉक्टर होता है, वो क्या करता है कि बोन को पुश करके, बोन को जो है वो स्ट्रेच करके खींच कर अपनी जगह पे जो उसके एंड होते हैं ब्रोकन बोन्स के, उनको आपस में मिला दिया जाता है। इसमें ऑपरेट नहीं किया जाता, बल्कि ऐसे ही खींचकर जो है वो बोन को एक दूसरे के सामने लाकर जो है वो ज्वाइन कर दिया जाता है। ठीक है, अब ये जो क्लोज रिडक्शन है, अब इसके अंदर देखेंगे डिफरेंट तरह की, जो ये ओपन रिडक्शन और ये जो क्लोज रिडक्शन है, इसके अंदर डिफरेंट तरह की चीजों को यूज किया जाता है। स्प्लिंट को यूज किया जाता है। वो होती है कि फॉर एग्जांपल हमारी ये जो एक फिंगर है, ये अगर ब्रेक कर जाती है, टूट जाती है इसकी बोन, तो इसके पीछे यहाँ पर तो कोई वुड का पीस रख दिया जाता है, कोई बारीक सी जो है वो लकड़ी का पीस रख दिया जाता है, या फिर वो इस तरह का यहाँ पे बना हुआ होता है इसका, उसको हम स्प्लिंट का नाम देते हैं, कि जो ब्रोकन बोन को सपोर्ट कर रहा होता है। ठीक है, उसके बाद कॉस के थ्रू, जिसको हम प्लस्तर कहते हैं, वो भी लगा दिया जाता है ताकि जो बोन है वो अपनी जगह पर ही रहे और अपनी जगह से मूव ना करे। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं इमोबिलाइजेशन का। ठीक है, कि बोन को जब हम रीअलाइन कर लेते हैं, वो रिडक्शन के दौरान भी हो सकता है और रिडक्शन के बाद भी हो सकता है। उसको रीअलाइन करने के बाद, मतलब अपनी जगह पर लाने के बाद, बोन को हम क्या करते हैं कि किसी प्लास्टर के थ्रू जॉइन यानी कि जोड़ दिया जाता है ताकि वो अपनी जगह से मूव ना कर सके। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, इमोबिलाइजेशन का। ठीक है, अब जब ये बोन को हम अपनी जगह पर बिल्कुल रख लेते हैं, या फिर इसको रिडक्शन के एक जो ट्रैक्शन का प्रोसेस होता है कि जिसके थ्रू जो है ना वो खींचा जाता है बोन को, जो है ना उसके साथ कोई वेट वगैरह बांध दिया जाता है। ठीक है, या फिर उसको पुल किया जाता है। तो इस तरह से बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रैक्शन, इनके थ्रू भी, ट्रैक्शन एक हो गया, एक स्प्लिंट हो गया, ठीक है, और एक जो है ना वो जिसको हम प्लस्तर कहते हैं, कॉस जो है, उसके थ्रू हम इस बोन्स को जो है ना वो आपस में मिलाकर तो बांध देते हैं ताकि वो अपनी जगह पर ही रहे, वो मूव ना करे। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इमोबिलाइजेशन। उसके बाद आगे रहता है हीलिंग टाइम को। अगर देखा जाए ना, अब वो अपनी जगह पे आ गई है बोन, अब उसने हील करना है, मतलब कि ठीक होना है। किस तरह से ठीक होगी, वो तकरीबन कहते हैं कि 8 से 12 हफ्ते लगते हैं, इससे ज्यादा भी लग सकते हैं। वो डिपेंड कर रहा होता है कि बोन किस तरह की फ्रैक्चर हुई है। फॉर एग्जांपल एक बोन है कि जिसने बॉडी का वेट बियर करना है, जिस तरह हमारी लेग की बोन है,
सारी बात है उसको टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, अगर कोई ऐसी बोन है कि जिसने वेट नहीं इतना ज्यादा बर्दाश्त करना, या फिर एक इंसान अगर यंग है, एज के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, अगर कोई इंसान यंग है तो उसकी जो हीलिंग प्रोसेस है वो जल्दी होगा, और अगर एक इंसान बूढ़ा है, ओल्ड एज में है, तो उसका जो हीलिंग प्रोसेस है वो जरा ज्यादा टाइम उसको लगेगा। ठीक है, उसके बाद आगे जाती है डिफरेंट फेजेस इस रिपेयर प्रोसेस की, और ये जो डिफरेंट फेजेस हम डिस्कस करने लगे हैं ये बेसिकली सिंपल फ्रैक्चर की हम करने लगे हैं। कि सिंपल अगर फ्रैक्चर हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ हमारी बोन ब्रेक होती है, तो उस टाइम पे जो रिपेयर का प्रोसेस होता है उसकी कौन कौन सी फेजेस है, कौन कौन सी उसकी स्टेजेस हैं, स्टेप कौन कौन से हैं। सबसे पहले आ जाता है हीमाटोमा और क्लॉट फॉर्मेशन। अब ये क्या होता है, सपोज के सबसे पहले कि हमारी एक जो बोन है, जो एक हड्डी है वो टूट गई है, बोन के ब्रेक होने की वजह से, सपोज के ये हमारे पास एक बोन है, तो ये यहां से ब्रेक हो गई है। ठीक है, ये बोन जो है ये यहां से टूट गई है। अब इस बोन के अंदर आप लोग को पता है कि ब्लड वेजल्स भी होती हैं। ठीक है, ये जो ब्लड वेजल्स होती हैं जब ये होंगी तो ये भी टूट जाएगी, यहां से ब्लड वेजल्स भी इस बोन के अंदर जो मौजूद है वो भी टूट जाएंगी। जब ब्लड वेजल्स टूटेंगी तो उनकी वजह से क्या होगा, जब खून की नालियां टूटेंगी, ब्रेक होंगी, तो उसकी वजह से खून निकलेगा, जिसको हम नाम देते हैं होमरेज का। ठीक है, यानी कि यहां से जो है वो ब्लड निकलेगा। ठीक, मतलब कि जब ब्लड वेसल्स टूटेंगी तो यहां से ब्लड निकलेगा, होमरेज होगी, और वो जो ब्लड निकलेगा फिर वो क्लॉट की शक्ल में इख्तियार हो जाएगा, यानी क्लॉट की शक्ल इख्तियार कर लेगा। उसको हम नाम देते हैं हीमाटोमा, क्लॉट फॉर्मेशन, यानी कि क्लॉट बन जाएगा उस ब्लड का, एक लोथरा बन जाएगा। ठीक है, अब जब क्लॉट बन जाएगा तो उसके बाद जो बोन के जो सेल है, उसके बाद जो बोन के जो सेल हैं ये डिप्राइव्ड होना शुरू हो जाएंगे। जो बोन के सेल हैं ये, इनको फूड प्रॉपर तौर पे नहीं मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर ब्लड की वेन्स ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, जाहिर सी बात है, तो यहां पर कुछ ऐसा एरिया होगा कि जिसको प्रॉपर तौर पे फूड नहीं मिल रही होगी, और वहां पर जो सेल होंगे वो डेड होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जब सेल वहां पे डेड होना शुरू हो जाएंगे तो वहां पर जो टिश्यूज होंगे वो स्वेल करना शुरू कर देंगे, वो फूलना शुरू हो जाएंगे, और वो बहुत ज्यादा पेनफुल होगा। अब यहां पर ये जो क्लॉट फॉर्मेशन हो गई है, कि यहां पर ये जो ब्लड का क्लॉट बन गया, ये सर्जिकली भी रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, ओपन रिडक्शन के थ्रू, यानी कि ऑपरेट करके तो इस क्लॉट को बाहर निकाला जा सकता है, या फिर क्लोज रिडक्शन के अंदर इसकी, इंसान की जो बॉडी है वो खुद ही उसको इनगल्फ कर लेती है, खुद ही इसको खा जाती है बाय द प्रोसेस, बाय फैगोसाइटिक सेल्स। ठीक है, जो आगे हम डिस्कस करते हैं। आगे जाता है फिब्रोकार्टिलेजिनस कैलस फॉर्मेशन, यानी कि कार्टिलेजिनस कैलस फॉर्मेशन। अब इस स्टेज के अंदर क्या हुआ है कि यहां पर टिश्यू फूलना शुरू हो गए हैं। ठीक है, और पेनफुल प्रोसेस हो गए। अब यहां पे क्या होगा, सॉफ्ट कैलस बनेगा। कैलस क्या होता है, अनडिफरेंशिएटेड मैस ऑफ सेल, मतलब एक रफ किस्म का सेल्स बन जाते हैं, उनको हम कैलस का नाम देते हैं। अब ये सॉफ्ट कैलस बनेगा 3 से 4 वीक्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि जो ब्लड कैपिलरीज होंगी वो भी ग्रो करना शुरू कर देंगे, कि जो ब्लड वेसल्स यहां पे टूट गई थी अब वो दोबारा से ग्रो करना शुरू कर देंगी, और जो यहां पर डेब्रीज होंगे, मतलब कि जो इररेलेवेंट, जो नॉन यूजफुल मटेरियल होगा, वो फैगोसाइटिक जो सेल्स होंगे वो उनको खा जाएंगे। उसके बाद पेरीऑस्टियम बनेगी, मतलब कि जो बोन की बाहर वाली कवरिंग होती है ना, सपोज कि ये जो बोन के ऊपर कवरिंग होती है, इसको हम पेरीऑस्टियम का नाम देते हैं। ये पेरीऑस्टियम है, ये भी बनना शुरू हो जाएगा। और जो फिब्रोब्लास्ट है और जो ऑस्टियोब्लास्ट है, ठीक है,
ये भी यहां पर आ जाएंगे। और जो ऑस्टियोब्लास्ट है ये बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं, ठीक है, ये बोन को बनाना शुरू कर देंगे यहां पर स्टेज के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आगे जाता है बोनी कैलस फॉर्मेशन और कैलस ऑसिफिकेशन। ऑसिफिकेशन हम उस प्रोसेस को नाम देते हैं कि जिसके अंदर बोन को बनाया जाता है। द प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन इज कॉल्ड ऑसिफिकेशन, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, आगे क्या था, फिब्रोकार्टिलेजियस यानी कि कार्टिलेज जो कि सॉफ्ट फॉर्म ऑफ बोन है वो बनी थी पहले। अब बोन बनेगी, बोनी कैलस बनेगा, जो जिसको हम कैलस ऑसिफिकेशन भी कह रहे हैं कि अब बोन बनना शुरू हो जाएगी। अब यहां पर ऑस्टियोब्लास्ट सेल आएंगे और ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट सेल वो होते हैं कि जो बोन को बनाते हैं, और ऑस्टियोक्लास्ट बेसिकली वो सेल होते हैं कि जो मटेरियल होता है बोन को डिसॉल्व करने वाले जो सेल होते हैं उसको हम ऑस्टियोक्लास्ट सेल कहते हैं। ये माइग्रेट करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता यहां पर जो सॉफ्ट कैलस बना था ये उस सॉफ्ट कैलस को बोनी कैलस के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, यानी कि कंपैक्ट फॉर्म ऑफ बोन के अंदर उसको ये कन्वर्ट कर देंगे हमारे जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स हैं, ठीक है। अब ये जो बोन की बनना जब शुरू हो जाएगी, बोन फॉर्मेशन तकरीबन शुरू होगी 3 से 4 वीक्स के अंदर। ये जो बोन की फॉर्मेशन होगी, जो कंपैक्ट बोन फॉर्मेशन है वो 3 से 4 वीक्स के अंदर होगी, और ये जो कंप्लीट होती है वो तकरीबन इसको 2 से 3 माह लग जाते हैं या इससे भी ज्यादा लग सकते हैं। मैंने आप लोग को बताया कि ये डिपेंड कर रहा होता है एज के ऊपर, और उसके साथ साथ ये दूसरे नंबर पे डिपेंड कर रहा होता है कि बोन कौन सी है जो कि ब्रेक हुई है। अगर तो कोई वजन उठाने वाली बोन जब वो ब्रेक हुई है तो उसको जारी बात है ज्यादा टाइम लगेगा रिपेयर होने में। उसके बाद आगे आता है बोन रीमोल्डिंग। लास्ट वाला जो स्टेप है वो है बोन रीमोल्डिंग। अब रीमोल्डिंग से क्या मराद है? रीमोल्डिंग से मराद ये है कि बोन बिल्कुल वैसी हो जाएगी जैसे ओरिजिनल बोन होती है। जिस तरह से एक अनब्रोकन बोन होती है कि जो हड्डी नहीं टूटी होती, बिल्कुल उस तरह की बोन हो जाना, उसको हम नाम देते हैं बोन रीमोल्डिंग का। ये जो बोन है, अब देखिए कि जब कैलस, बोनी कैलस बन गया, यहां पर क्या बना था? सॉफ्ट कैलस बना था। सॉफ्ट कैलस के बाद यहां पर बोनी कैलस बना है। अब ये जो बोनी कैलस है ये रिमोल्ड हो जाएगा, मतलब कि जिस तरह एक ओरिजिनल बोन होती है बिल्कुल उस तरह की ये शक्ल इख्तियार कर रही है, यानी कि एक कंपैक्ट बोन बन जाएगी, एक कंपैक्ट बोन बन जाएगी। अब क्या है कि जो ऑस्टियोक्लास्ट हैं, जो यहां पर मैंने सेल आपको बताए थे, अब ये जो वहां पे सारी बात है बोन ब्रेक हुई है तो वहां पे कुछ ना कुछ छोटे जो बोन के जो छोटे जर्रात होते हैं, छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं वो वहां पर रह जाते हैं, तो उनको ये ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स जो है ना वो डिसॉल्व करेंगे और रिमूव कर देंगे। उसके बाद अब यहां पर हमारे पास एक फाइनल स्ट्रक्चर आ गई है, बिल्कुल उसी तरह की कि जिस तरह की एक ओरिजिनल बोन होती है, और अब ये जो है वो रिस्पॉन्स करेगी मुकम्मल तौर पर मैकेनिकल स्टिमुलस का। फॉर एग्जांपल हमें कोई चोट, कोई कुछ करता है हमारी ब्रोकन बोन की जगह पे, तो हम उसको मुकम्मल तौर पे डिटेक्ट करेंगे, उसको हम सेंस करेंगे मैकेनिकल, यानी कि कोई भी हमें कोई हाथ मारता है या कोई मैकेनिकल हमें स्टिमुलस देता है तो हम उसको डिटेक्ट करेंगे, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, सेंस करेंगे, ठीक है। ये था आज का हमारा टॉपिक। मैं आप लोग को एक दफा इसकी समरी बता देता हूं कि हमने ब्रोकन बोन्स पढ़ा कि उसके अंदर फ्रैक्चर हैं, 3 तरह के फ्रैक्चर है, सिंपल, कंपाउंड और कम्प्लेक्स, और ये डिपेंड कर रहे होते हैं एज के ऊपर। अब इसको हम ठीक किस तरह से करते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन, कि हम ब्रोकन बोन्स के एंड्स को सामने लाकर ज्वाइन कर देते हैं और फिर उसके अंदर ये डिफरेंट जो फेसेस हैं ये प्रोसीड करती हैं और वो बोन है वो बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में आती है। सबसे पहले क्या होता है कि जब बोन एक टूटती है तो उसके अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो भी टूटती हैं, ब्लड निकलता है, ब्लड क्लॉट बनता है, और वो जो है वो ब्लड क्लॉट की वजह से अब जब बोन ब्रेक कर गई है तो कुछ वहां पे जो सेल्स हैं वो डेड हो गए हैं, और उनकी डेथ की वजह से जो टिश्यूज हैं आसपास वाले वो डैमेज टिश्यूज हैं वो फूलना शुरू हो जाएंगे। अब क्या होगा
कि जो फिब्रोकार्टिलेजियस कैलस फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि ये एक सॉफ्ट फॉर्म ऑफ कैलस है, अनडिफरेंशिएटेड मैस है। अब बोनी कैलस बनना शुरू हो जाएगा। बोनी कैलस के बाद जो है वो 2 से 3 माह के बाद जो है वो बोन जो है वो रीमोल्ड हो जाएगी, बिल्कुल उसी तरह से हो जाएगी जिस तरह से कि एक ओरिजिनल बोन होती है। ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं।